वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ का जो वन शॉट है वो बनाया जाता है। देखिए, हमारे वन शॉट थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम के पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट बना के बताते हैं। यानी हमारा टारगेट ये रहता है कि जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है उसको बस एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, और साथ ही साथ जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है तो भी उसे क्वेश्चनों की ज़रूरत है। अगर उन क्वेश्चन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाता है तो फ्रेंड्स आपका पेपर अच्छा जाएगा, मैं कंफर्म गारंटी दे सकता हूँ। हमारे सारे सवाल ऐसे सवाल होते हैं तो 90% से भी ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, एग्ज़ाम के पहले तो कर ही लें, पूरे साल भर में आप करें या ना करें। क्योंकि देखना फ्रेंड्स, जब आप इस वन शॉट को क्लियर कर लेंगे और यहाँ से जो गाइडेंस है वो लेकर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम कंफर्म रूप से अच्छा जाएगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चनों से। पहला सवाल यह है कि स्विच की स्थिति बदलने के क्या प्रतीक है। तो देखिए, ऑन और ऑफ से ही जो है आप स्विच की स्थिति बदल सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है। तो तांबा एल्यूमिनियम दोनों ही करता है क्योंकि दोनों ही धातु हैं, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, जिसमें ए व बी दोनों के लिए जो है मेंशन कर रखा है। अब देखिए, जो अपनी बैटरी होती है ना, उसमें यानी जो अपना सेल होता है उसमें रेखाओं की स्थिति कैसी होती है। तो एक रेखा तो पतली होती है और एक रेखा थोड़ी मोटी होती है लेकिन छोटी होती है, उसके समांतर होती है। तो एक रेखा लंबी होती है, दूसरी छोटी होती है परंतु समांतर होती है। ये विद्युत सेल के रिलेटेड सवाल है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो दो होते हैं, आप सभी को पता है, धन और ऋण टर्मिनल। विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती है। तो दो ही होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव कैसे होते हैं, किस विलयन के होते हैं। तो देखिए, सबके ही होते हैं, अम्ल क्षारक लवण तीनों के ही होते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो बहुत ही महान हस्ती है ये, थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि हमको इतना मोटिवेट करती हैं कि किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए आपको कम से कम 10,000 से ज़्यादा प्रयोग करना है। यानी अपन कितनी बार भी प्रयास करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा जो है प्रयास करना है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तब आप उसमें ज़रूर जो है कामयाबी हासिल कर लोगे। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, टीचर इसको देना पसंद करते हैं क्योंकि सबका फेवरेट ये सवाल है। थॉमस अल्वा एडिसन लगभग सबके फेवरेट ही होते हैं जो साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत मोटिवेट करते हैं। कोई चीज़ जब तक कामयाबी में नहीं मिलती है ना अपने को, तब तक उसको करते रहना है। 10,000 से भी ज़्यादा प्रयोग इनके नाम है, इतने सारे पेटेंट किए इन्होंने। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप टॉप कर जाएंगे। 8 नंबर सवाल ये है कि बल्ब फ्यूज कैसे होता है। तो जब उसमें लगा जो तंतु है वो टूट जाता है, तंतु होता है ना उसमें जो प्लस माइनस को जोड़ने का काम करता है, ये तार क्या होता है, थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस का होता है। तो इस कारण जो है जैसे ही ज़्यादा थोड़ी सी धारा ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये तार पिघल जाता है। तो वो अलग बात है, उसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 वापस रिपीट हो चुका है। तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो दो होते हैं, एक धन होता है और एक ऋणात्मक होता है। 10वां सवाल यह है कि तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा का प्रवाहित होना ही तापीय प्रभाव होता है। किसी भी चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार जो है गर्म हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा आंसर रहेगा, विद्युत धारा का प्रवाहित होना ही तापीय प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर बी जो है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो आप ए भर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि अपने पास जो है दो द्रव है, एक द्रव जो है वो ए है और एक जो द्रव है वो है बी। अब दोनों को ही क्या करते हैं, एक समपरिचित्र का प्रयोग करते हैं। दोनों को ही जो है विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं और एक बल्ब को जलाते हैं। यानी पहले ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल करते हैं। यानी ए में एक द्रव भरा है जिसका उपयोग अपन समपरिचित्र के प्रयोग में करते हैं, यानी एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं। मान लो कुछ इस तरह से एक तार इसमें आ रहा है, एक तार कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ अपना बल्ब है और उसके बाद यहाँ पर अपना बैटरी है और इस तरह से जो है स्विच वगैरह लगा रखा है, यहाँ मान लो स्विच लगा रखा है। और जैसे ही हम इस समपरिचित्र को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हमारा बल्ब जलता है। उसी तरह हम यहाँ पर बी द्रव का भी इस्तेमाल करते हैं और वापस समपरिचित्र को पूरा करते हैं और बल्ब को जलाते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि जब हम ए द्रव का प्रयोग करते हैं तो जो बल्ब है हमारा वो थोड़ा सा दीप्त जलता है, लेकिन कैसा जलता है, चमकीला जलता है, बहुत ही शानदार नॉर्मल तरीके से चमकीला जलता है।
लेकिन जब हम बी द्रव का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा सा धीमा दीप्त होता है, यानी कम चमकता है। तो सिंपल इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो ए है वो बी से एक अच्छा चालक है। तभी अच्छा चालक वही है जो अपने में से करंट को आसानी से होकर गुजरने देता है, जिससे धारा आसानी से पास होती है और कोई भी चीज़ जो है अच्छे से चलती है या चमकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये टीचर देना पसंद करते हैं, विद्युत अवयव, प्रतीक आपसे पूछ सकते हैं, चित्र आपसे पूछ सकते हैं। तो विद्युत सेल का प्रतीक क्या है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से होता है। बल्ब का प्रतीक ऑन की स्थिति, ऑफ की स्थिति, और बैटरी का भी पूछ सकते हैं, संयोजित तार का पूछ सकते हैं आपसे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये विद्युत घंटी का मॉडल, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसको स्टार बना देता हूँ क्योंकि इसको देना टीचर बहुत पसंद करते हैं। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका भी परिपथ आपसे पूछ सकते हैं। आपसे ये वाला परिपथ भी पूछ सकते हैं कि विद्युत परिपथ का एक आरेख चित्र बनाइए। आपसे सेल होल्डर के बारे में पूछा जा सकता है। एक विद्युत परिपथ जो नॉर्मल तरीके से बनता है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आपको 2 सेलों का संयोजन पूछ सकते हैं, 4 सेलों का संयोजन पूछ सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि प्लस किस दिशा में, माइनस किस दिशा में, प्लस माइनस से अटैच होता है, सीरीज किस प्रकार से बनती है। ये चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इन सबको कैसे संयोजित करोगे, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। आपसे ये बल्ब का जो तंतु वाला चित्र है वो भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे चित्र मैंने आपको बताए हैं। साथ ही विद्युत फ्यूज या फ्यूज जो होता है अपने पास में, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपन सवालों की तरफ कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो देखिए, विद्युत परिपथ वह मार्ग है जिससे धारा होकर प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा का बंद या सतत पथ जो है विद्युत परिपथ कहलाता है। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेशों का बहना विद्युत की धारा है। ठीक है ना। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि विद्युत धारा का सतत और बंद परिपथ जो है विद्युत परिपथ कहलाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं। और अगला सवाल ये है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। सिंपल सा है, किसी भी तार से जो है जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार जो है गर्म हो जाता है, यानी तप्त हो जाता है। तो इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से दुनिया को सबसे पहले आश्चर्यचकित किसने किया। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड जो है इसका प्रयोग करते हैं और दुनिया के सामने ये बताते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है। जहाँ जहाँ से धारा निकलती है, विद्युत धारा निकलती है, वहाँ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चुंबक की भांति वो व्यवहार करने लगता है, यानी वो जो तार है वो चुंबक की तरह काम करता है। वो किसी भी चीज़ को जो लोहे की है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, जब आप किसी भी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुंडली विद्युत के चुंबक की तरह काम करती है, यानी चुंबक की तरह, चुंबक की भांति काम करती है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ रखा है। जब भी धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घंटी बजती है और जैसे ही रोकते हैं तो वो घंटी बजना बंद हो जाती है। तो इसके बारे में आप इतना लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम बताइए। तो 2 ही प्रभाव है, एक तो अपना तापीय प्रभाव है और एक अपना चुंबकीय प्रभाव है, जिसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है। बार बार इसको रिपीट करने में कोई भलाई नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। जब किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। तो सिंपल है, ये तो वही रीज़न वही है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके बाद इसके लिए आप आराम से लिख सकते हैं कि विद्युत धारा ले जाने पर जो है चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है।
इस कारण जो वो तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है और सुई में जो है विक्षेप आना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये सत्य सत्य वाला भी जो है आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले में आपको बताया कि असत्य है, दूसरे में सत्य है, तीसरे में असत्य है और चौथे में अपने पास में सत्य है। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। आप इसका आंसर खुद ढूंढने का प्रयास करें, मैंने बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है ताकि एग्जाम से पहले इसको देखा जाए। अगला सवाल है कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इस पर कोई चुंबकीय गुण नहीं हो सकता है। तो विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह होती है, यह सिर्फ लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर सकती हैं। तो आप प्लास्टिक के ढेर को या प्लास्टिक को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि जुबेदा ने चित्र 14.4 के अनुसार एक सेल होल्डर बनाया था। इसे एक स्विच बल्ब से जोड़कर एक विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने इस स्विच को ऑन किया तो बल्ब दीप्त हुआ ही नहीं। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो बल्ब फ्यूज हो सकता है या ख़राब हो सकता है, सेल ठीक से जुड़ा नहीं होगा, या डिले कनेक्शन हो सकते हैं, स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, या सेल की शक्ति समाप्त हो गई है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगला सवाल यह है कि मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। तो क्या आप सहमत हैं? तो इस कारण को पढ़ते हैं। तो फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो हमारे सभी विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षा कवच है। वे विशेष सामग्री से बने होते हैं। जब सामान्य से अधिक विद्युत धारा इससे गुजरती है तो ये टूट जाता है। यदि विद्युत मिस्त्री उचित फ्यूज तार का उपयोग नहीं करता है तो इसके बजाय वह फ्यूज के रूप में किसी साधारण बिजली के तार का उपयोग करता है तो अत्यधिक धारा के प्रवाह के कारण तारों के गर्म होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मानक तारों के गर्म होने का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए मानक फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, या MCBS का उपयोग विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अपन विद्युत फ्यूज के अंदर जो है सामान्य तार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तार क्या करेगा, जितनी भी धारा आएगी उसको आने देगा और ऐसे वो गर्म हो जाएगा और कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन विद्युत फ्यूज में जो है जो तार इस्तेमाल होता है वो कम प्रतिरोध का होता है। जब भी इसमें थोड़ी सी भी, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 220 वोल्ट की धारा आनी चाहिए और गलती से अगर 221 वोल्ट की धारा आ रही है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ज़्यादा धारा आएगी तो फिर आपके जो विद्युत उपकरण हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो ये तार क्या करेगा, जैसे ही अधिक धारा होगी पिघल के टूट जाएगा और सप्लाई को रोक देगा, जिसके कारण आपके घर में सप्लाई बंद हो जाएगी और आपके जो भी उपकरण हैं वो एकदम सही तरह से काम करने लग जाएंगे। आजकल अपने पास MCB होता है जिसके अंदर एक स्विच होता है, वो नीचे गिर जाता है, यानी उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो उसको छोड़ देती है, वापस उसको ऊपर नीचे करने पर लाइट सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी सामान्य तार का इस्तेमाल करने की अपन सलाह नहीं देते हैं। उसमें फिक्स एक तार होता है, विशेष प्रकार का तार होता है, जिसको आप अगली क्लासों में, उच्च क्लासों में अच्छे से पढ़ेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।